हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। जैसा कि अभी प्रीलिम्स 2023 नियर बाय है, तो आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आई होप कि आप काफ़ी अच्छे से इस साल अपने प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएं। लेकिन उस प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि हमको समझ में नहीं आती हैं। हम चाहे कितना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। एक दो दिन के लिए वो ध्यान रहती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन वो दिमाग में ध्यान से नहीं आती और उस पर यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में देखते हैं, तो इकोनॉमिक्स में सब रूबरू होते हैं उन सब टर्म्स से, लेकिन वो उन सब चीज़ों को डील नहीं कर पाते अगर वो चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिल जाती है, अगर कोई उस पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर आपसे बात करूं तो बैंकिंग इन इंडिया से हर बार यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई, उस पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बैंकिंग ऑफ इंडिया यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो उस टॉपिक के अंदर जिस जहां से आपको क्वेश्चन हर साल या कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, तो हम उन टर्म्स को देख लेते हैं जो कि कॉमन टर्म्स है, सबको पता है कि यहाँ से आता है, लेकिन जिस टाइम पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वो समझ में नहीं आती है। तो कुछ टर्म्स के साथ हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी एक जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्टअप मिलेगा। ठीक, तो आज हम देखते हैं बैंकिंग इन इंडिया में, जो कि आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी आपकी करती है कौन? आरबीआई। आरबीआई क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। और जो गवर्नमेंट बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अब इसके अंदर हम चीजें देखते हैं कि सीआरआर, एसएलआर, सबको कॉमन चीजें पता है। सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, लेकिन उसका एक बेसिकली उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं, क्योंकि यूपीएससी आपके क्या देखता है कि आपका इंप्लीकेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है बाद में। ठीक, तो हम देख लेते हैं। अगर आप सीआरआर को देखेंगे, सीआरआर की फुल फॉर्म देखने को मिलती है आपको कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि कुछ आपको रिजर्व करके रखना है। मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है ये, अगर मैं आपको बताई जाए तो अगर आप इसको तोड़ेंगे इस शब्द को, तो आपको कैश रिजर्व, यानी कि कैश कुछ आपको रिजर्व करके रखना है। लेकिन उस कैश रिजर्व कहां कर रखेंगे उसको? तो यानी कि क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपकी बैंक है, बैंक के पास डिपॉजिट कराया आपने कितना, 100 रुपए मान लेते हैं, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 100 रुपए, तो उसमें से 4% आपका बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है। क्या? ये जो 4% है, ये अभी का जो टर्म चल रहा है या जो रेट चल रहा है वो 4% का, इसलिए मैंने यहाँ पे 4% रखा। ये फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि आपको अगर 1980s के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा चलता था, एसएलआर भी बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन कैश मतलब जो ये 4% है, ये अभी का रेट जो आसपास में नियर बाय आपको अप्रोक्सीमेट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपए हैं, तो 4% आप आरबीआई के पास रखेंगे। ठीक, वो भी सिर्फ कैश की फॉर्म में। अब इससे क्या होता है कि रखने से क्या होता है बेसिकली, देखिए आप अपने पास भी सेविंग रखते हैं। क्यों सेविंग रखते हैं? कि अगर यार कुछ ऐसा कोई भी कंडीशन आ जाती है तो मैं उस सब चीज को डील कर पाऊं। ठीक, आप भी अपने पास सेविंग रखते हैं काफी अच्छे से। ठीक, तो सेम इसी प्रकार का आप समझ सकते हैं कि आरबीआई के पास बैंक को, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को 4% का सीआरआर रखना होता है। अब इससे क्या क्या मतलब इफेक्ट होता है, क्या नहीं, ये इन्फ्लेशन में चीजों को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छे से हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आरबीआई मतलब देखेगा कि इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ रहा है, तो ये जो 4% है सीआरआर को ये बढ़ा भी सकता है। अब बोलेंगे इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बेसिकली, आरबीआई मतलब आपने देखा होगा इन्फ्लेशन दो चीजों से आता है, डिमांड एंड सप्लाई। उसको भी हम देखेंगे कि वो कैसे आता है कैसे नहीं, उसकी भी एक सीरीज लेकर आएंगे, एक वीडियो। लेकिन एक मैं कॉमन टर्म में बताऊं तो आपको डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। यानी कि डिमांड बढ़ती है तो आपकी मतलब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, यानी कि एक चीज को खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो उस चीज के प्राइस बढ़ाएगा, यानी कि उसकी सप्लाई कम है, शॉर्टेज कम है और डिमांड ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, तो ऑब्वियसली बात है उसके मतलब प्राइस में इजाफा देखने को मिलेगा, मींस इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर एक पार्ले जी का बिस्किट है, उसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, सप्लाई शॉर्टेज है, आ ही नहीं रही है पीछे से, तो उसको खरीदने वाले जब 10 लोग हैं तो काफी अच्छे से वो जो दुकानदार है उसके प्राइस बढ़ाएगा। मतलब अगर वो बिस्किट पहले 10 रुपए का बिक रहा था, लेकिन उसको दिख रहा है कि उसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो उसका अगर प्राइस वो 50 रुपए भी कर देता है, तो उसको खरीदने वाले 9 लोग अगर गायब भी हो जाएंगे तो एक बचेगा, उसको 50 रुपए में खरीदेगा। ठीक, यानी कि आपका प्राइस में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है कि जैसे इन्फ्लेशन आता है तो सीआरआर की वजह से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करके रखा जा सकता है। अब बैंक है, बैंक क्या करती है? आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक, बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। अब जब वो लोन प्रोवाइड कर रही है तो यानी कि क्या है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, बैंक के थ्रू वो लोन ले रहे हैं। मान लीजिए पहले किसी एक व्यक्ति के पास 10 रुपए हुआ करते थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया, उसके पास 100 रुपए आ गए, तो वो प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा। ठीक, और बैंक लोन क्यों दे रही है? क्योंकि उसके पास पैसा है। अब बैंक को दिख रहा है कि यार इस पे तो तमाम पैसा आ रहा है, ये काफी अच्छे से पैसा आ रहा है, तो ये पैसे बाहर लोन में दे रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे करा जाएगा? ये जो सीआरआर है उसको वो 4% से बढ़ा के मान लीजिए 20% कर दिया गया। अब इसके पास पैसे कम हो जाएंगे देने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है ये आगे पैसा कम देगा। ठीक, तो इन्फ्लेशन में चीजें भी काफी अच्छे से कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन वन ऑफ द थिंग जानने वाली यहां पे ये है कि ये सिर्फ आप
कहां पे मतलब किस में रख सकते हैं? सिर्फ कैश की फॉर्म में रखना होता है आरबीआई के पास। अब आप बोलेंगे क्या ये जो मतलब ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये आरबीआई के पास वहां पे रखने जाती हैं? देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, बैंक इसको अपनी तिजोरी में भी रख सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे डिलीवर करने जाती है आरबीआई को मुंबई हेडक्वार्टर्स में, वो अपनी तिजोरी में भी रख सकती है उस पैसे को। बैंक वॉलेट, जो कि इसमें लिख रहा है, द कैश रिजर्व रेशियो कैन बी स्टोर्ड इन द बैंक्स वॉलेट और सेंड टू द आरबीआई। आरबीआई को भी भेजा जा सकता है, प्लस अपने वॉलेट में भी रख सकती है, ठीक, सीआरआर को। ओके, आई होप कि आपकी ये टर्म क्लियर हुई होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात जानने वाली क्या है कि जैसे आप अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपए डिपॉजिट करे हैं, 1000 छोड़ो, आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए बैंक के अंदर, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक, मतलब आपको 2 से 3% का आपको बैंक इंटरेस्ट देती है। बट ये जो पैसा जमा करा जाता है बैंक के पास, आरबीआई के पास, आरबीआई इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। ध्यान रखना, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बन सकता है, क्या कॉमर्शियल बैंक्स इन पे इंटरेस्ट कमाती हैं? जो सीआरआर है उस पे इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता है इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया क्या करता है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। जो डिपॉजिट होते हैं उनको काफी अच्छे से कर पाए, यानी कि अगर आपने पैसा जमा करा है और मतलब बैंक की हालत खस्ता हो गई है, तो इस कैश रिजर्व रेशियो से निकाल के आरबीआई काफी अच्छे से उन चीजों को टैकल करके आपको पैसा दे देगी, क्योंकि बैंक में पैसा तो लोगों का है कि नहीं? अब मैं डिमांड करूंगा, बैंक को पैसा देना पड़ेगा, उसकी हालत खस्ता है, तो कहां से? सीआरआर का यूज करके वो दे सकती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, एक्सप्लेन करा है काफी अच्छे से, ठीक। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो देखते हैं। व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आप क्या करते हैं, इसमें भी आपको स्टोरेज करके रखना होता है पैसा भी, ठीक, स्टोर करके रखना होता है आपको पैसा। बट ये पैसा आप सिर्फ मतलब कैश की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, आप तमाम फॉर्म्स में रख सकते हैं। जैसे कि आप गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। जैसे कि जो पहले सीआरआर में क्या था कि आपको सिर्फ कैश की फॉर्म में रखना है और वो पैसा आरबीआई के पास रखना था। लेकिन एसएलआर क्या होता है कि बैंक अपने पास इस पैसे को रखती है। मान लीजिए 18%। ये क्या होता है कि अगर बैंक काफी अच्छे से उसके पास मतलब कमी आ गई है पैसे की, तो उस पैसे वो एसएलआर से पैसा निकाल के काफी अच्छे से यूज कर सकती है, ठीक। एसएलआर से, जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ही क्या, लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिस टाइप बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, या उसको कुछ ऐसा जरूरत पड़ रही है, तो जो उसने 18% अपने एसएलआर में रख रखा था, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपनी चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। इस वजह से उसके अंदर कुछ ऐसा पैसा रखा जाता है जो कि लिक्विड हो जाए, इजीली लिक्विड हो जाए। इजीली कैसे? देखो, कैश तो रखा ही जाएगा और प्लस उसके अंदर आपका गोल्ड में रखा जा सकता है, क्योंकि इजीली लिक्विड हो जाएगा, इसको खरीदने के लिए कोई भी तैयार रहेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसैक जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपकी क्या है, काफी अच्छे से सामने वाला ट्रस्ट करता है कि हाँ मेरा पैसा मरेगा नहीं। अगर मैं बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह ले लेता हूं तो ऑब्वियसली बात है मेरा पैसा मरेगा नहीं, मेरे को रिटर्न जरूर मिलेगा, ठीक। तो 18% के आसपास इसका रेट चलता रहता है ऑल ओवर अराउंड, ठीक। एक चीज ये जो होता है वो आपकी एनडीटीएल पे काउंट करा जाता है कि ये जो परसेंट है ना, कि ये जो 18% मैंने आपको बताया। अब आप बोलेंगे कि सर यार ये क्या एनडीटीएल क्या बोल रहे हैं आप, अभी तो आपने एसएलआर बोला, अब आप एनडीटीएल बोलने लगे। देखिए, एनडीटीएल कुछ नहीं है, नेट डिमांड टाइप लाइबिलिटीज। इसको 2 टर्म में तोड़ के पढ़ लेते हैं, नेट को अलग, डिमांड को अलग, टाइम को अलग, लाइबिलिटीज को अलग। सबसे मेन चीज आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटीज। अगर हम इंडियन सोसाइटी की भी बात करें, कैसे भी आप देखते होंगे कि लड़कियों को लाइबिलिटीज समझा जाता है, एक एसेट लड़कियों को समझा जाता है। लाइबिलिटीज इन द सेंस कि वो माँ बाप समझते हैं कि काफी अच्छे से वो जो लड़की है उसकी शादी हो जाएगी, उसको पढ़ा लिखा के क्या फायदा, वो अपनी ससुराल चली जाएगी। एसेट तो हमारा लड़का है, जो कि हम उसको पढ़ाएंगे तो बाद में हमारा यही फायदा होगा, बेसिकली वो हमारी देख रेख करेगा। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली नहीं होता है ना। तो लड़कियों को लाइबिलिटीज और एसेट लड़कों को समझा जाता है। जस्ट लाइक जैसे आपने कोई घर बनाया है, घर में अगर आपके किराएदार रह रहे हैं वो आपके लिए एसेट का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप खुद रह रहे हैं तो आपके लिए लाइबिलिटीज। क्यों? क्योंकि आप वहां से पैसा कमा रहे हैं। एसेट इन द सेंस कि आपको रिटर्न मिलेगा यार, रिटर्न मिल रहा है आपको, है कि नहीं। अब मैं उसमें खुद रह रहा हूं, मेरे को कहां से रिटर्न मिलेगा उसमें। तो अब ये एनडीटीएल डिमांड, मैंने बोला ना, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज किसकी? बैंक की। देखिए, बैंक जो पैसा रखती है, बैंक अगर आप देख लेते हैं तो बताते हैं एनडीटीएल में क्या होता है क्या नहीं। बैंक के पास जो आप पैसा रखते हैं, जैसे कि आप डिमांड और टाइम, मैं दोनों में इसको तोड़ लेता हूं, डिमांड और टाइम में तोड़ लेता हूं। डिमांड का मतलब ये कि जो आपने पैसा बैंक के पास रखा है, जो आपने पैसा अपने बैंक के पास रखा है, सेविंग अकाउंट में रखा हो, करंट अकाउंट में रखा हो, किसी भी अकाउंट में रखा हो, तो आप बैंक के पास जाएंगे और आप उससे किसी भी समय डिमांड कर सकते हैं पैसे की, ठीक। अगर मैं अभी, मेरे को जरूरत है तो मैं अभी जाके बैंक से पैसा ले लूंगा, ठीक। यार मेरे को पैसा निकालना है, ऑब्वियसली बात है, मेरा पैसा जमा है, मैं निकालूंगा, तो यानी कि डिमांड। और ठीक, मैं डिमांड कर रहा हूं जाके। टाइम लाइबिलिटीज क्या? मैंने एफडी करा रखी है बैंक में, उसकी मैच्योरिटी पीरियड हो गया है, तो मेरे को एफडी पे वो पैसा मिलेगा, ठीक।
अगर बैंक में अगर मैं बात करता हूं तो बैंक को देख लेते हैं, बैंक लोन देती है, लोन देना उसके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि उस पर उसको रिटर्न मिलेगा। एफडी, एफडी पर उसको पैसा देना है हमको, मतलब एफडी आपने कराया, फिक्स्ड डिपॉजिट कराया, ठीक, तो फिक्स्ड डिपॉजिट पे क्या होगा, वो पैसा आपको देगी, तो वो उसके लिए एक लाइबिलिटीज का काम करेगी, ठीक। तो जो जितनी भी डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज हैं उनका नेट, यानी कि बैंक ने जितना पैसा आपको देना है और जितना पैसा उसको लेना है, वो आपका मतलब वही तो होता है ना। अगर आप अपना नेट निकालते हैं कि मेरे को एक महीने में मैंने जितना भी उधारी दिया था वो कितना मेरे को देना है, मान लीजिए 10,000 मेरे को देना है, मेरे को रिसीव होगा जो मैंने उधारी पे दे रखा है लोगों को, मेरे को 5,000 रिसीव होगा, तो यानी कि जो नेट निकल का आया 5,000 निकल का आया। मैं इस बेसिस पे अब अपना कैलकुलेट करूंगा, जैसे कि एसएलआर वगैरह या सीआरआर, सेम यही बैंक अपना कि उसको कितना देना है लोगों को, चाहे वो एफडी का मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो गया हो या आपका किसी भी मतलब इन द सेंस उसने कहीं पे भी इन्वेस्ट या किसी से लोन उधारी पे ले रखा है या कुछ भी, तो जितना भी उसने टाइम लाइबिलिटीज में ले रखा हो वो पैसा जो देगी और प्लस जो वो पैसा इंटरेस्ट के रूप में लेगी कहीं से, उसका जो नेट है वो आपका एनडीटीएल कहलाता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, ठीक। तो ये जो एसएलआर है काफी अच्छे से आपको समझ आया होगा, और ये इस चीज पे काफी अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और विदाउट दिस यू कांट अंडरस्टैंड इन मॉनेटरी पॉलिसी इन अ बेटर वे। चाहे आप रेपो रेट पढ़ रहे हैं, चाहे आप रिवर्स रेपो रेट पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करता हूँ, रेपो रेट की अगर मैं बात करता हूँ, रेपो रेट कुछ नहीं है, मैंने इसमें आपको एक फ्लो चार्ट काफी अच्छे से बना रखा है। बेसिकली देखिए, इंक्रीज इन रेपो रेट, ये सब मैं भी बताऊंगा क्या होगा, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एक्सपेंसिव बैंक्स, ये देखो बेसिकली क्या होता है। बैंक जो पैसा देता है किसको, मतलब आरबीआई, आरबीआई जो पैसा लैंड करता है आपकी बैंक्स को, चाहे आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या अदर जितनी भी बैंक है, वो उनको इंटरेस्ट, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बैंक से पैसा लेना चाह रहा हूं मेरे को इंटरेस्ट देना होगा। अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, मैं एक बार को सोचूंगा यार नहीं यार, दीपावली पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, ऑफर्स निकल जाते हैं, तो मैं अपना जो मेरा प्लान है लोन लेने का वो मैं टाल दूंगा कि यार ऑब्वियसली बात है 5% पे जब आ जाएगा मैं तब जाके लोन लूंगा। मतलब आपको यहां से क्या चीज समझ में आई, जिस टाइम पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो आप भी पैसा लेना नहीं चाहते हैं बैंक से, आप पैसा लेना तभी चाहेंगे जिस टाइम पे उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। सेम यहां पे क्या होता है, आरबीआई से पैसा लेता है, कौन लेते हैं, जो आपकी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं। अब जब आरबीआई से उन्होंने पैसा लिया तो ऑब्वियसली बात है बैंक अपने पास पैसा रखेगी नहीं, वो लोन की फॉर्म में आपको पैसा देगी, है कि नहीं। अब आप एक सिनेरियो समझिएगा कि आरबीआई से पैसा ले रहे हैं कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखेगी, वो पैसा किसको देगी, बैंक लोन की फॉर्म में आप लोगों को, बिजनेसमैन को, या आप मतलब मान लीजिए कार लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, ठीक, उसकी फॉर्म में पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक। उस पर वो अपना इंटरेस्ट रेट ले लेगी 10%, जो भी मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट ले रही है, 8% का, ए टू जेड कुछ भी। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कुल मिला के मनी सप्लाई आ रही है, यानी कि कुल मिला के मनी आ रही है। आरबीआई से पैसे लिए किसने, कॉमर्शियल बैंक ने, कॉमर्शियल बैंक ने वो पैसे हमको दिए इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि आरबीआई ने भी इन कॉमर्शियल बैंक को कुछ परसेंट पे पैसा दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये फ्री में पैसा दे रही है, ठीक, इसने भी आपको कुछ परसेंट पे पैसा दिया होगा आरबीआई को, आरबीआई ने किसको, कॉमर्शियल बैंक को, ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि मान लीजिए कि ये चार्ज कर रही है 5%, अब जब इसको आगे 5% देना है तो ऑब्वियसली बात है 5% से कम पे तो ये आपको लोन देगा नहीं, आपको ज्यादा पे ही पैसा देगा, 10% पे देगा आपको काफी अच्छे से पैसा, ठीक। अब क्या होता है, यहां से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो जाती है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि लोगों के पास पैसा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम है प्रोडक्ट की, क्योंकि खरीदने वाले 10 लोग हैं और सामान है एक, तो ऑब्वियसली बात है यार सामने वाला बंदा उसका प्राइस तो बढ़ाएगा ही। उन सब चीज को कंट्रोल करने के लिए यहां से, यानी कि अब आप खुद सोचो कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपकी मनी सप्लाई है। अगर मनी सप्लाई को आप रोक देंगे, अगर आप उसकी जड़ को हटा देंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज वहीं पे फिनिश हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। तभी तो आप देखते हैं 3 महीने में रिवर्स रेपो रेट इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक। तो आरबीआई क्या करती है, ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। आरबीआई ने, मान लीजिए हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं मैं, इतना होता नहीं है लेकिन 3-4% भी बहुत होता है उनके लिए, लेकिन मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं आपको। मान लीजिए इसने इंटरेस्ट रेट आपको कर दिया 10%, जब इसको पहले 5% पे मिल रहा था और अब इसने 10% कर दिया, तो कॉमर्शियल बैंक लोन लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि आपका इंक्रीज हो गया रेपो रेट में, इंक्रीज हो गया रेपो रेट में, बैंक पैसा नहीं लेगी। जब बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो आप लोगों को पैसा नहीं देगी, और आप लोगों को पैसा नहीं देगी, ऑब्वियसली बात है मनी सप्लाई कम हुई है बैंक मार्केट में। और जब आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप डिमांड नहीं करेंगे। अब अरे यार, जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं सामान कहां से लेने जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है मैं क्यों लूंगा सामान, है कि नहीं।
तो यानी कि मनी सप्लाई को उसने रोका। किसने? क्योंकि आरबीआई ने पैसा बढ़ाया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, यानी कि लोन जो दे रही थी वो कमर्शियल बैंक को, उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इंटरलिंक करिएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, कमर्शियल बैंक लोन नहीं ले रही है, और जब उनके पास पैसे की कमी है तो बहुत मिनिमम अमाउंट में लोन दे रही है, यानी कि मिनिमम इन द सेंस कि वो कुछ ही लोगों को दे रही है जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, या बिजनेसमैन या कुछ भी ऐसा किसी को भी, यानी कि अब सबको नहीं मिल रहा है लोन, यानी कि मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज हो गई है। मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई तो आप सामान की, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है आपका इन्फ्लेशन डाउन आएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेपो रेट, जो कि इस कंसेप्ट के ऊपर चलता है और काफी अच्छे से मैंने इसमें लिख भी रखा है। अब इसको भी देखिएगा, स्लाइड में आप देख सकते हैं काफी अच्छे से। रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट आपका काफी अच्छे से अगर आप देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट में आपको क्या देखने को मिलता है? आरबीआई क्या करता है? बोरो करता है। कहां से पैसा? आरबीआई किससे लेता है? कमर्शियल बैंक से। यहां पे आरबीआई पैसा ले रहा है, किन से? कमर्शियल बैंक से। अब खुद सोचें यार कि आरबीआई के पास तो हमारा अकाउंट भी नहीं खोलते हैं, सबसे ज्यादा जो हम डीलिंग करते हैं नॉर्मल बैंक वगैरह से करते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो उसको पैसे की जरूरत क्या पड़ रही है? उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, वो मनी सप्लाई को रोकने के लिए कुछ ऐसा चीजें करता है। देखिए क्या होता है, अगर उसको मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना हो तब क्या करेगा? मतलब मान लीजिए मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो पैसा नहीं है तो वो चीजें कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा? देखिए जब आपका रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंक अपने पैसे पे जो कि उन्होंने आरबीआई को दिया है उस पर इंटरेस्ट रेट कमाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि यार आरबीआई मेरे से पैसा ले रहा है, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक से पैसा वो ले रहा है, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है कमर्शियल बैंक से वो पैसा ले रहा है तो कुछ इसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। अब कमर्शियल बैंक को दिखेगा अरे यार मैं तो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कर देता हूं, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आप सोच रहे हैं कि जब कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा पार्क कर दिया है आरबीआई के पास, तो लोगों के पास लोन में नहीं जा रहा है पैसा, क्योंकि उसने अपना पैसा दे दिया आरबीआई को। वो अगर लोन में आपको आगे पैसा दे रहा है तो वहां से भी इंटरेस्ट रेट कमा रहा है, लेकिन उसको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आरबीआई दे रहा है, तो आपको क्यों देगा वो? आरबीआई क्या करती है, आपकी मनी सप्लाई को इसके थ्रू भी डिक्रीज कर सकती है। मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है इफ अगर आपका आरबीआई क्या करता है, आपको जो उसने आपसे पैसा लिया है, आरबीआई ने जो कमर्शियल बैंक से पैसा लिया है उस पर काफी अच्छे से वो इंटरेस्ट रेट कमाती है। कौन? कमर्शियल बैंक। तो इससे क्या होता है कि जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन वहीं पे जिस टाइम पे आपका वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है रिवर्स रेपो रेट को, ठीक, आपका रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए डिक्रीज कर दिया उसने, ठीक, अब उसमें क्या चीज सिनेरियो देखने को मिलेगा? डिक्रीज करने का मतलब ये होता है कि आपका मनी सप्लाई को बढ़ाना है, यानी कि डिमांड को क्रिएट करना है मार्केट में। डिमांड को क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी अच्छे से बूस्टअप करना है उसको। अब आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक से जो पैसा लिया, मतलब जो पैसा ले रही है उस पर काफी अच्छे से वो आपका इंटरेस्ट रेट नहीं दे रही है काफी अच्छे से, तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी कॉमर्शियल बैंक है जो वो पैसा देंगे अब किसको? जितने भी आपके कौन है कॉमर्शियल बैंक अब पैसा देना स्टार्ट करेंगे किसको? बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन वगैरह इन सबको आपके वो लोन देंगे, ठीक। अब वो अपना पैसा पार्क नहीं करेंगे आरबीआई के पास, क्यों? क्योंकि उसने अपना रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है। पहले वो दे रहा था मान लीजिए 10% हाइपोथेटिकली, ठीक, अब वो देने लगा आपको 5%, ठीक, अब वो आपको कितना दे रहा है? 5%, लेकिन वो बिजनेसमैन को लोन देकर कमा रही है कितना? 15%। आरबीआई के पास थोड़ी पैसे जमा करेगा, वो तो लोन देगा ना लोगों को। ऑब्वियसली बात है यार, मैं ज्यादा पैसा कहां से कमाऊंगा जब मैं लोन दूंगा बैंक को, मतलब लोन दूंगा बाहर बिजनेसमैन लोगों को, ऑब्वियसली बात है। तो जब मैं बिजनेसमैन लोगों को लोन दूंगा तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है, यू आर इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक, कि आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक, यानी कि डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। मनी सप्लाई आपकी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा आपका, बिजनेसमैन लोन लेंगे, कंपनीज में लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, सप्लाई इंक्रीज करेंगे, तो यानी कि सप्लाई आपकी धीरे धीरे प्रॉपर वे में आ जाएगी, यानी कि आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में रिवर्स रेपो रेट कम करने के बाद। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आई होप कि आपको समझ आया होगा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बिकॉज ये वो कुछ बेसिक्स एरिया हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और आई होप कि मैं आपको ये चीज सिंपल वे में समझा पाया हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक, और ये चीजों पर आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा क्योंकि यूपीएससी 2023 नियर बाय है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि अभी हम धीरे धीरे लेकर आएंगे इन सब सीरीज पे वीडियो, आपके इन्फ्लेशन पे करेंगे, ठीक, इन्फ्लेशन पे, रिटेल इन्फ्लेशन, ये सारे जितने भी हैं सबको करेंगे, कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट, लोरेंस का, ये सब, क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं जिनको इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, विदाउट इंटरलिंकिंग चीजें समझ नहीं आती हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज काफी अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक। यूपीएससी 2023 जैसे नियर बाय है तो कुछ स्मार्ट स्टडी की अप्रोच आप लगा सकते हैं ना, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को काफी अच्छे से पढ़िएगा, उन पर फोकस रख के, ठीक। थैंक यू
and have a nice day.